जय हिंद। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी मस्त होंगे। मैं हूँ आपके साथ मौर्य सर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल SW यानी कि साइंस वाला। तो चलिए इस टॉपिक में हम तीसरे लेसन जो धातु और अधातु था, जिसको हमने धातु और अधातु का परिचय पहले भाग में पढ़ा था, और दूसरे भाग में आज हम पढ़ने वाले हैं सक्रियता श्रेणी के बारे में। सक्रियता श्रेणी क्या है इसके बारे में जानेंगे, इसके अंदर कौन कौन से तत्व आते हैं वो भी हम जानेंगे, और उसको हम कैसे याद करें उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो बिना देर करते हुए सेशन को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए चलते हैं अपने क्लास की ओर। जैसा कि सक्रियता श्रेणी है क्या। सक्रियता श्रेणी वह श्रेणी है, सक्रियता श्रेणी वह श्रेणी है जिसमें तत्वों को उसकी क्रियाशीलता के घटते क्रम में रखा जाता है, उसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। यानी कि सक्रियता श्रेणी वह श्रेणी है जिसमें तत्वों को उसके घटते क्रम में रखा जाता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, सक्रियता श्रेणी। ठीक है, क्रियाशीलता के घटते क्रम में रखा जाता है, उसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। अब बात आती है कि सक्रियता श्रेणी में तत्व देख लेते हैं कौन कौन से तत्व हैं। तो तत्व पहला आपका तत्व होगा पोटेशियम, दूसरा होगा सोडियम, तीसरा होगा कैल्शियम, चौथा होगा मैग्नीशियम, पांचवा होगा एल्यूमिनियम, छठा होगा जिंक, सातवां होगा आयरन, आठवां होगा लेड, नौवां होगा आपका हाइड्रोजन, 10वां होगा कॉपर, और 11वां आपका हो जाएगा मरकरी या पारा, और 12वां Ag यानी कि सिल्वर, और 13वां आपके हो जाएगा गोल्ड यानी कि Au। ठीक है, इतने तत्व हैं आपके, कितने हैं, 13। गिन लीजिए फिर से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 तत्व हैं। ठीक है, ये क्या है, सबसे पहली बात तो जो ऊपर है, जो क्रियाशीलता के घटते क्रम में हम लिखेंगे, जो सबसे ऊपर है उसकी क्या क्रियाशीलता अधिक होगी। ये देखिए पोटेशियम जो है आपका, इसकी क्रियाशीलता अधिक है, उससे जो नीचे है उसकी कम है, उससे जो नीचे है कम, यानी कि ये घटते क्रम में जिसकी कम क्रियाशीलता है वो उसके नीचे चले आएगा। ठीक है, सबसे कम क्रियाशीलता आपके गोल्ड यानी सोना का होता है, उससे ज्यादा होता है चांदी का। ठीक है, ऐसे ही ये क्रम वाइज लिखा जाता है। अब आपको एक उदाहरण देते हैं। उदाहरण क्या है, जैसे हम अम्ल और क्षार को लेंगे तो पता है सबको कि क्या बनेगा, नमक बनेगा। तो अब जैसे हम Zn को यहाँ पे ले ले, अगर हम Zn की क्रिया HCl हाइड्रोजन क्लोराइड से कराएंगे तो क्रिया होगी या नहीं होगी। अब यहाँ पे एक बात समझ लीजिए, आपको मैं पहले बता देता हूँ। देखिए जो Zn है और ये HCl है, ये आपके अम्ल और क्षार में है। ठीक है, अम्ल यहाँ पे क्या है, क्षार अम्ल में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो Zn यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे आपको Zn दिख रहा है और HCl है यहाँ पे, तो H हम हाइड्रोजन को लेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन, यानी कि जो जिंक है, जिंक का हाइड्रोजन से जिंक का क्रियाशीलता अधिक है। ठीक है, क्या है, अधिक है, क्योंकि ये ऊपर है। ठीक है, जब ये ऊपर है तो क्या होगा, क्रिया हो जाएगा, और जब नीचे रहेगा, जैसे कि अभी हम आपको बता रहे हैं, सबसे पहले हम लोग इसको कर लेते हैं। यहाँ पे Zn करेंगे हम तो ZnCl2 प्लस H2, ये गैस आपका निकलेगा, और यहाँ पे आप 2 लगा लीजिए ताकि क्रिया बैलेंस हो जाए। ठीक है, ये क्या हुआ, रिएक्शन हो जाएगा, ये आप अपने आप में रिएक्शन कर लेगा, ZnCl2 इनको लेकर अलग हो जाएगा और हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। लेकिन अगर यही बात मैं आपसे कहूं कि क्या आप यही उल्टा U प्लस ZnSO4, अब देखिए अगर हमने क्या बताया अभी कि इसमें क्या था, Zn का हाइड्रोजन से क्रियाशील अधिक था। अब जो ये Cu है, Cu आपके कहाँ है, ये देखिए कॉपर। ठीक है, Cu है और क्या है, जिंक है। ठीक है, ZnSO4 हमने ले लिया है तो क्या हो गया, जिंक हो गया। तो ये बताइए कि सेम अगर यही चीज क्या हम इससे रिएक्शन कराएंगे तो क्या रिएक्शन होगा, नहीं होगा। यहाँ पे
NO, नो, REACTION, रिएक्शन। ठीक है, पूछे क्यों नहीं होगा, तो क्योंकि यहाँ पे आप एक बात समझिएगा कि यहाँ पे जो Zn है इसकी Cu से, कॉपर से जिंक की क्रियाशीलता अधिक है। और एक आप ले लीजिए उदाहरण, इसी में Cu क्यों ले लेते हैं, Cu प्लस HCl। जैसा कि हमने ये अलग तरीके से समझाया, ये नहीं समझ में आया तो अगला और समझिए। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या लिया, Cu और HCl। अब ये बताइए रिएक्शन होगा या नहीं होगा, तो बिल्कुल नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, Cu कॉपर है और हाइड्रोजन आपके कहाँ है, कॉपर से ऊपर, यानी कि कॉपर से अधिक हाइड्रोजन क्रियाशील है, इसलिए कॉपर क्या है, कमजोर है, हाइड्रोजन से कमजोर है। और क्या कभी कमजोर व्यक्ति बलवान व्यक्ति से जीत सकता है, बिल्कुल नहीं जीत सकता है। तो सेम यही प्रोसेस होगी, इसमें रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन। अब देखिए इसी में आपको एक और ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया Na प्लस HCl। अब ये रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल हो जाएगी भैया। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन नीचे है, ये दुर्बल है किससे, Na सोडियम से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, NaCl प्लस H, यहाँ पे 2 लगा दो, यहाँ पे 2H और यहाँ पे 2 लगा दो। ठीक है, यह आपके रिएक्शन हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आई। चलिए अब हम जानते हैं कि सक्रियता श्रेणी का महत्व क्या है। चलिए देखिए कि सक्रियता श्रेणी का महत्व, जैसे कि अभी मैंने जो आपको उदाहरण में समझाया था उसी को मैंने लिखा है कि जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर होती है, क्या होती है, ऊपर होती हैं। ठीक है, अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन को क्या कर देती हैं, विस्थापित कर देती हैं। जैसे कि हमने पहले आपको अभी बताया कि Zn प्लस HCl है और ये धातु क्या है, हाइड्रोजन से ऊपर है, इसकी क्रियाशीलता अधिक है Zn की, तो ये क्या कर लेगा, क्रिया कर लेगा, ZnCl2 और प्लस हाइड्रोजन निकल जाएगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन को उसने क्या किया, विस्थापित कर दिया। ठीक है, ये हुई। और दूसरा देखिए कि जो धातुएं हाइड्रोजन से नीचे होती हैं, अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाती है, इसमें क्या होता है, रिएक्शन होता ही नहीं जो हाइड्रोजन से नीचे होगा। जैसे कि Cu, हमने कॉपर को ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे Cu प्लस HCl कर दें तो नो रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगा, हाइड्रोजन को ये विस्थापित नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन अधिक क्रियाशीलता है और आपके जो कॉपर है वो कम क्रियाशीलता है। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए जो धातु ऊपर स्थित होते हैं वह अपने से नीचे स्थित धातु को उनके लवण के विलयन में विस्थापित कर देते हैं। यानी कि जो धातु क्या होते हैं, ऊपर होते हैं, वो अपने नीचे स्थित, जैसे उदाहरण आपको दे दे Zn प्लस FeSO4। ठीक है, ZnFeSO4, तो यहाँ पे ये Zn क्या कर लेगा भैया, क्रिया कर लेगा, ZnSO4 हो जाएगा प्लस Fe आपका क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे Zn सक्रियता श्रेणी में ऊपर है, यानी कि इसकी क्रियाशीलता अधिक है और Fe का क्रियाशीलता कम है। जैसा कि हमने बताया कि जो धातु ऊपर की ओर उपस्थित होती है मेरे भाई, वो अपने से नीचे उपस्थित धातु को क्या कर देती हैं, विलयन में, क्या धातु को लवण के विलयन में क्या कर देती हैं, विस्थापित कर देती हैं, जैसा कि इसने कर दिया। आपके लवण ही तो है। ठीक है, ये बात समझ में आई। अगर यही आपको अभी उदाहरण हमने दिया था, अगर यही उदाहरण हम सेम ले लेते हैं, इसके अपोजिट अगर Fe और प्लस कर दिया जाए ZnSO4, तो क्या रिएक्शन होगा मेरे साथी, जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए। अभी मैंने समझाया है, देखते हैं कौन जल्दी कमेंट करता है। तो मेरे भाई इसका रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलिए इससे जुड़े हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए
क्वेश्चन बोर्ड में इसी तरह से आता है कि क्या होता है जब सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में लोहे की कील डाली जाती है। बोर्ड पेपर में सबसे ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि क्या होता है, या फिर कैसे बनाओगे, या फिर कैसे प्राप्त करोगे, क्या, कब, कहाँ और कैसे, ये चीज़ बहुत जल्दी आती है। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है कि क्या होता है कि जब सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में लोहे की कील को डाली जाए। ठीक है, तो आइए हम लोहे को कील को सिल्वर नाइट्रेट की विलयन में डाल के देखते हैं कि हमें क्या होता है। तो जैसे हम लोहे की कील ले लें Fe प्लस सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। ठीक है, अब देखिए ध्यान से समझिए, आप समझने योग्य बातें हैं। Fe और Ag, अगर आप Fe यानी कि आयरन, जिसको आप लोहा बोलते हो, लोहा की क्रियाशीलता, क्या लोहे की क्रियाशीलता सिल्वर नाइट्रेट यानी सिल्वर के अधिक है, सिल्वर का क्या है, कम है, और क्या है, ये लोहा जो है सिल्वर से अधिक क्रियाशील है। ठीक है, तो ये जायज सी बात है कि क्या कर देगा भैया, ये विस्थापित कर देगा। कैसे करेगा, आइए, तो यहाँ पे हो जाएगा FeNO3 और यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस में A और G। ठीक है, Ag, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 लगा लीजिए, और यहाँ पे 2। ठीक है, और यहाँ पे भी आपको 2 लगाना है। ये आपकी अभिक्रिया बैलेंसिंग के लिए है। ये क्या बन गया, आयरन नाइट्रेट। और Ag आपको तो पता ही है क्या है, Ag सुनो जी, सिल्वर जी। ठीक है, अब देखिए, अब ये आपका लोहा है, लोहा जिसको आप आयरन बोलते हो, और आपको पता है ये सिल्वर नाइट्रेट है। ठीक है, तो अब इसके उत्तर में हम क्या लिखेंगे, उत्तर जरा ध्यान से सुनिएगा कि जब हम लोहे की कील को सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डालते हैं तो हमें आयरन नाइट्रेट प्राप्त होता है। क्यों, क्योंकि आयरन का क्रियाशीलता सिल्वर से अधिक होता है। बस आपको नीचे आप इतना रिएक्शन दिखा लीजिए तो भी हो सकता है, और लिखना हो तो आप जो हम बोले हैं उसको भी आप लिख सकते हो। कोई दिक्कत इसमें, और कोई दिक्कत हो तुरंत बोलिएगा। नहीं है, चलिए भैया, हो गया। अब हम अपनी दूसरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्या होता है जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट में डालने पर उसका नीला रंग गायब क्यों हो जाता है। तो इसका जो नीला रंग होता है वो गायब क्यों हो जाता है, उसको हम यू निकाल के बताएंगे कि गायब कैसे होता है। आइए, तो सबसे पहले क्या कह रहा है, कॉपर सल्फेट किस में भैया, लोहे में। तो जाहिर सी बात है, आंख मूंद के Fe लिखिए। कॉपर सल्फेट क्या होगा, CuSO4। क्या भैया ये विस्थापित हो जाएगा, कर पाएगा रिएक्शन कि नहीं कर पाएगा, जल्दी बताइएगा। भैया ये रिएक्शन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पता है कि आयरन जो है, लोहा जो है, क्या है, ये जो लोहा है ये कॉपर की जो क्रियाशीलता है लोहे से कम है। और आपको पता है कि ये बड़ा आदमी है, छोटे आदमी को कहीं भी ढकेल सकता है, ढक सकता है। ठीक है, ये भैया इनसे नहीं जीत सकते, लेकिन ये जो है इनसे जीत सकते हैं। तो इनको उठा के फेंक देंगे और ये चले आएंगे आपके किनारे, Cu कॉपर भैया बाहर। डन। तो बचा क्या भैया, FeSO4। FeSO4 क्या बचा, FeSO4 यानी कि आयरन सल्फेट। आयरन सल्फेट ये क्या है आपके, कॉपर
कॉपर सल्फेट और आयरन, यानी कि लोहे की कील, लोहा। अब देखिए, आपको रिएक्शन हमने बता दिया कि इसकी क्रियाशीलता अधिक है, इसकी कम है, इसने रिएक्शन कर दिया और CO बाहर आ गया। तो हम इसका जवाब, इसका उत्तर हम अपने शब्दों में कैसे देंगे, अपने शब्द में देना है। तो इसको देखकर केवल रिएक्शन अगर समझ में आ गया मेरे भाई, तो आप उत्तर देने में थोड़ी भी नहीं हिचकिचाओगे। क्यों? अगर रिएक्शन आपको समझ में आ जाता है तो खुद ब खुद क्वेश्चन के आंसर शब्द अपने आप आने लगते हैं। कैसे? तो आइए बताते हैं कि कैसे। Fe यानी कि जब हम लोहे की कील को कॉपर सल्फेट में डालते हैं तो क्या हमें प्राप्त होता है? आयरन सल्फेट। क्यों प्राप्त होता है? क्योंकि Fe का क्रियाशीलता Cu कॉपर से अधिक है, जिस कारण से लोहा कॉपर को क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है। जैसा कि अभी हमने 3 पॉइंट बताए थे सक्रियता श्रेणी के, उसमें हमने लिखाया है। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे ये हुआ। लेकिन अब बात आती है कि इसका नीला रंग क्यों गायब हो जाता है। तो जो आपके कॉपर है ना, जब कॉपर को कॉपर सल्फेट में रखा जाएगा मेरे भाई, तो वो क्या होता है? नीले रंग का अवक्षेप रहता है, नीले रंग का विलयन रहता है। और जब Cu यानी कि आपके जब कॉपर ही बाहर चला जाएगा तो रंग कहाँ से नीला रह जाएगा? यही कारण है। क्या कारण है? कि FeCu को विस्थापित कर देता है, जिस कारण इसका नीला रंग गायब हो जाता है। यहां तक की बात समझ में आई? चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखिए कि अब हम सक्रियता श्रेणी को याद कैसे करेंगे। जो तत्व है सक्रियता श्रेणी में, उसको हम कैसे याद करेंगे, उसके लिए हम बेस्ट ट्रिक आपको दे रहे हैं इस क्लास में। और आज का ये अंतिम क्लास, यानी कि दूसरे भाग का आज अंतिम है। बस यहीं तक हम पढ़ेंगे। अगली वीडियो में हम जो आगे चैप्टर, मतलब कि इसके आगे जो टॉपिक हैं उसके बारे में जानेंगे। तो फिलहाल आज इसको देख लेते हैं। क्या है, इसको याद कैसे करेंगे सर? तो कल्लू ने कार मांगा, ठीक है, कल्लू ने कार मांगा, आगे जिसका फूटा शीशा, हमारी कार हिल गई आज। ठीक है, कल्लू यानी कि पोटेशियम, जिसको के से लिखते हो, ने Na सोडियम, ठीक है, कार Ca कैल्शियम, मांगा Mg मैग्नीशियम, आगे Al एल्यूमिनियम। इससे पहले लिख नहीं सकता क्योंकि मेरे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं। ठीक है, लेकिन अगर मैंने गलती से लिख दिया हो तो देख लीजिएगा। ठीक है, जिसका यानी कि Zn यानी कि जिंक, फूटा यानी कि Fe आयरन, शीशा Pb जो होता है शीशा होता है यानी कि लेड। ठीक है, हमारी H से हाइड्रोजन, कार Cu हो गया, कॉपर हिल गई यानी कि Hg मरकरी, जिसको आप पारा के नाम पे जानते हैं, आज यानी कि Ag, और यहाँ पे आज फिर यानी कि Au गोल्ड। ये है आपका याद करने का ट्रिक। यानी कि आपको कैसे याद करना है, केवल इतनी बातें ध्यान रखनी है। कल्लू ने कार मांगा, आगे जिसका फूटा शीशा, हमारी कार हिल गई आज। कल्लू ने कार मांगा, आगे जिसका फूटा शीशा, हमारी कार हिल गई आज। इतना याद रखना है। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आप चैनल पे अभी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। आप सब हमारा सपोर्ट सहयोग बनाते रहिए। आप सभी के लिए बेस्ट से बेस्ट मैं पढ़ाने का प्रयास करूँगा।